हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 3 के बारे में, जिसका नाम है नगर। देखेंगे कि इसके अंदर है क्या, कुछ नई बातें इसके अंदर आपको मिलेगा। यहाँ पे जो दिया हुआ है नगर, इसके अंदर कुछ परिभाषाएं दी हुई हैं आपको, ठीक है, अलग अलग समाजशास्त्रियों की। जैसे कि कुछ समाजशास्त्री तो ये कह रहे हैं कि जो नगर होता है उसका मतलब होता है जनसंख्या का घनत्व, ठीक है। और कुछ समाजशास्त्री नगर को एक रोजगार का एक तरीके से केंद्र मानते हैं, ठीक। कहने का मतलब ये है। और यहाँ पे एक प्रॉपर परिभाषा भी दी हुई है नगर के बारे में, जो कि अमेरिका के एक समाजशास्त्री भी कह सकते हो, एक इतिहासकार भी हो सकते हैं, जिनको हम बोलते हैं लुइस मैमफोर्ड। तो ये कह रहे हैं कि जो नगर है वो एक एक ऐसी क्षेत्र होती है जिसमें अनेक प्रकार के व्यक्ति, जो समूह होते हैं, लोगों के जो ग्रुप्स होते हैं, पीपल, ठीक है, जो लोगों के ग्रुप्स होते हैं, उनको आर्थिक संगठनों और क्रियाकलापों में जुटे होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो लोग होते हैं, बेसिकली जो ग्रुप्स होते हैं, वो क्या करते हैं, आर्थिक जो गतिविधियाँ होती है, जो संगठन होते हैं, उसमें जुटे रहते हैं पैसा कमाने के लिए बेसिकली, ठीक है। फैक्ट्री में लगे रहते हैं, उनको हम नगर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है आपको नगरों का स्थानीय विन्यास। तो कह रहा है कि एक यहाँ पे स्टोरी दी हुई है आपको फ्रांस की, कि भाई पेरिस, आपने नाम सुना होगा, फ्रांस में राजधानी है पेरिस। तो यहाँ पे 1848 में नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, वहाँ के राष्ट्रपति बने थे फ्रांस के। तो उन्होंने पेरिस की जो स्थिति थी, क्योंकि पेरिस एक नगर था, यहाँ पे बीमारियाँ, भीड़ भाड़, बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिली थी, जिसकी वजह से इन्होंने डिसीजन लिया कि भाई हम ना इसको एक नया रूप देंगे, अपने जो नगर है इनको, क्योंकि बस्तियां बसी हैं और वो एक तरीके से कह सकते जबरन तरीके से बस्तियां बसाई गई थी, बहुत ही बेकार तरीके से, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंदगी वहाँ पे, प्रदूषण वहाँ पे देखा गया था। तो इन्होंने क्या किया कि भाई अपना एक व्यक्ति था, एक नौकरशाही थे वहाँ पे आए, जो ऑफिसर्स होते हैं बड़े बड़े, उनका नाम था जॉर्ज यूजीन हॉसमन। उनको नवीनीकरण का दायित्व सौंपा कि भाई आप जो ये गंदगी फैली हुई है ना, इसको साफ़ करिए और ये बस्तियों को उड़ाइए, यहाँ से ख़त्म करिए, या इसकी जगह पे नई नई इमारतें अच्छी तरीके से, ठीक है, वेल मेंटेन कह सकते हैं ना, यहाँ पे पानी बिजली हर एक चीज़ की सुविधा हो, बनाइए। तो उन्होंने बना के दिखा दिया, मैपिंग वगैरह की वहाँ की, और एक वेल मेंटेन जो है शहर का निर्माण किया, ठीक है। जैसा कि आज आप पेरिस को देखते हो, ये उसी समय की देन है, ठीक है। उसके अलावा सघन क्षेत्र प्रतिमान, ये बेसिकली एक तरीके से मैप ही है जो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये पूरा ही मैप है एक, भाई जो बीच का हिस्सा होता है ये लूप कहलाता है। इसके अंदर जो है एक तरीके से मॉडल है, इसको आप कह सकते हो मॉडल, ठीक है। ये क्या है, मॉडल है तरीके से, जैसे कि कोई चीज़ बनने से पहले दिखाई जाती है ना कि भाई ऐसी बनेगी, उसको मॉडल बोलते हैं डेफिनेटली। तो ये मॉडल है। बीच का जो इलाका होता है यहाँ पे बेसिकली शायद केंद्र हो सकता है, ठीक है, केंद्र यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो होती होगी। उसके बाद जो ये वाला इलाका होता है सेकंड वाला, यहाँ पे औद्योगिक स्थान होते होंगे, ठीक है, फैक्ट्रीज होती होंगी। फैक्ट्री के बाद जो बाहर वाला इलाका है, इसमें जो मज़दूर लोग होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो रहते होंगे, उनके लिए ये जगह बनाई गई होंगी। और बाहर वाले इलाकों में जो नॉर्मल पीपल होते हैं वो रहते होंगे। तो ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है किसी शहर का, ठीक है, नगर का एक मॉडल है। उसके बाद बात करते हैं क्षेत्र प्रतिमान। तो ये अलग अलग क्षेत्र अलग अलग व्यक्ति को दिए हुए हैं। यहाँ पे सेम वही एक तरीके से ये भी मॉडल ही है कि भाई ऐसा होगा। यहाँ पे पहले नंबर पर देख रहे हो आप कि भाई केंद्र व्यापार क्षेत्र होते हैं, यानी कि जो बीच वाला इलाका होता है वो बिजनेस के लिए जो है रिजर्व होता है। सेकंड जो क्षेत्र होता है वो होता है औद्योगिक क्षेत्र। यहाँ पे औद्योगिक काम होता है, फैक्ट्री लगी होती है यहाँ पे, ठीक है, फैक्ट्री होती है, ऑफिस ऑफिस होते हैं, बिल्डिंग्स होती है बड़ी बड़ी। उसके बाद यहाँ पे होता है श्रमिक वर्ग आवास। यहाँ पे जो है तीसरे नंबर पे, जितने भी आपको 3 नंबर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे जो श्रमिक है वो रहते हैं, ठीक है, आवास उनके रहने का घर होता है। चौथे नंबर पे मध्य वर्ग के आवास होते हैं, यानी कि यहाँ पे मिडिल क्लास लोग रहते हैं।
सबसे ऊंचे स्थान पे सबसे उच्च वर्ग के लोग रहते हैं, लेकिन जो पाँचवा नंबर है ये सबसे ऊंचा दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ पे ये लोग रहते हैं। तो ये क्या है, डिवीज़न कर रखा है मैप के द्वारा, ठीक है, कि भाई हम नगरों का निर्माण कर कैसे सकते हैं, ये उस बारे में आपको बताता है, ठीक है। यहाँ तक अभी तक हमें ये समझ में आया है कि नगरों के निर्माण के बारे में बात हो रही है ना, कि जब भी हम कोई नगर बनाते हैं यानी कि शहर को निर्माण करते हैं तो कैसे कर सकते हैं वेल मेंटेन तरीके से, क्योंकि बहुत ज़्यादा जनसंख्या में लोग वहाँ पे आते हैं, तो उनके लिए सुविधाएं भी उसी हिसाब से होनी चाहिए, उच्च कोटि की सुविधाएं वहाँ पे दो लोगों को मिलनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा जनसंख्या है तो सुविधाओं की स्पीड भी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे नगरों का वर्गीकरण आपको देखने को मिलता है। तो कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा हम नगरों का वर्गीकरण कर सकते हैं। एक तो होता है ऐतिहासिक रूप से, ठीक है, यानी कि एक हिस्टोरिकल रूप में हम करते आ रहे हैं कि भाई एक तो ऐसा नगर होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र नहीं होते, ठीक है, हिस्ट्री में, कि जो हमारी इतिहास है वो ऐसा ही रहा है, इतना उद्योग नहीं देखने को मिला है, टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे पास इतनी अच्छी, फैक्ट्री नहीं थी कि भाई मशीन से कोई काम कर रहे हैं, अब शुरू हुआ है। तो जो अब का जो समय है उसको हम औद्योगिक नगर कहते हैं, है ना। दिल्ली में देख लो बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं, कंपनी है जो कि मशीनों का यूज़ करके वस्तुओं का निर्माण करती है, उसी को हम औद्योगिक नगर कहते हैं। पूर्व औद्योगिक मतलब यानी कि मशीनों के आने से पहले, ठीक है, जब हम घरों में काम करते थे, एक कुम्हार जो है अपने हाथों से बर्तन बनाता है मिट्टी के, उसको हम पूर्व औद्योगिक नगर कहते थे। उसके बाद आता है एक ये वाला, यहाँ पे आपको एक वर्गीकरण दिया हुआ है, ठीक है, वही जो हमने ऊपर पढ़ा नगरों का वर्गीकरण, ठीक है, डिवीज़न दिया हुआ है। तो पहला है उत्पादन के केंद्र, पहले नगर में कौन से नगर आते हैं, उत्पादन के केंद्र, ठीक है, जहाँ पे उत्पाद होता है, यहाँ पे उत्पाद ज़्यादा होता है तो उत्पाद केंद्र, ठीक है। उसके बाद व्यापार और वाणिज्यिक केंद्र, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, फाइनेंशियल जो केंद्र होते हैं उनको कहते हैं, जहाँ से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। जैसे कि हमारा मुंबई है, एक व्यापार केंद्र के अंदर आ सकता है, ठीक है, मुंबई, विशाखापट्टनम, कोचिंग, ये बंदरगाह के एक तरीके से क्षेत्र होता है, यहाँ पे ये समुद्र के पास है तो यहाँ से व्यापार करना आसान होता है, ठीक है, शिप्स के द्वारा, पानी के द्वारा जो है यहाँ से व्यापार करता है। उसके अलावा होता है पूंजी और प्रशासनिक केंद्र, जैसे कि दिल्ली है, यहाँ पे सारी पूंजी और जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो राज करती है, जो काम चलाती है, जो भी काम होते हैं भारत के किसी भी क्षेत्र में वो यहीं से करते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट यहाँ पे है तो बैठ के जो भी डिसीजन होता है वो यहीं पे होता है, इसी को हम प्रशासनिक केंद्र कहते हैं। उसके बाद स्वास्थ्य मनोरंजन केंद्र, ये विभाजित करके बता रहा हूँ मैं आपको कि नगरों का विभाजन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। दिल्ली हमने पढ़ लिया मुंबई के बारे में कि मुंबई एक क्या है, एक एक तरीके से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए है, ठीक है, व्यापार मार्ग को हम उसको कहते हैं। और जो दिल्ली है, मुंबई के बारे में बात कर ली हमने, दिल्ली जो है एक तरीके से प्रशासनिक केंद्र है, ठीक है, वहाँ पे पूंजी वगैरह जो है वहीं से ही हमें देखने को मिलती है, उनका जो काम चलता है आरबीआई वो यहीं पे ही है। स्वास्थ्य और मनोरंजन केंद्र होता है जैसे कि यानी कि जहाँ पे लोग एक तरीके से घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा हमारा इंडिया एक तरीके से हर एक जगह से जो है आपको देखने को मिलेगा परफेक्ट है, ठीक है, हर एक जगह आपको एक जगह के अंदर एक मतलब दिख जाएगा कि भाई क्यों लोग घूमने के लिए आ रहे हैं। जैसे कि उत्तर भारत है, हिल स्टेशन है, पर्यावरण बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी हवा मिलती है, ठीक है, पहाड़ है, सब कुछ वहाँ पे बढ़िया है। साउथ दिल्ली में आओगे, साउथ इंडिया में आओगे तो वहाँ पे एक अलग वातावरण है, वहाँ की एक अलग खासियत है, ठीक है। हर एक जगह नॉर्थ और वेस्ट साउथ ईस्ट हर जगह चले जाओ इंडिया के अंदर आपको हर एक जगह सुंदर दिखाई देगी, तो वो पर्यटन क्षेत्र भी देखने को वहाँ पे मिलते हैं जहाँ पे पर्यटन क्षेत्र बेसिकली वो होते हैं जहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं, ठीक है, ना ही इंडिया से केवल, बाकी बाहर के देशों से भी आते हैं। उसके अलावा धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र, यहाँ पे क्या है, जैसे कि यहाँ पे मंदिर वगैरह बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, पूजा पाठ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, अमृतसर है, बनारस है, जयपुर है, तिरुपति तिरुपति, हम्पी, ये है।
विविधतायुक्त नगर, ये वाले जो क्षेत्र होते हैं विविधतायुक्त, तो यहाँ पे मल्टीटास्किंग चीज़ होती है, ठीक है। आप यहाँ पे हर एक आप पर्यटन क्षेत्र भी देखते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे व्यापार मार्ग भी होता है, यहाँ पे केंद्र क्षेत्र भी होता है, जैसे कि दिल्ली है, वहाँ एक हर एक चीज़ के लिए फेमस है, ठीक है, घूमने के लिए भी, हर एक चीज़ के लिए, ठीक। उसके बाद आता है नगरों के कार्य, कि भाई नगरों में क्या क्या कार्य होते हैं। जैसे कि नगरों में आपको देखने को मिलता है, नगरों में देखने को मिलता है केंद्र स्थान के नगर के रूप में, ठीक है। यहाँ पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट तरीके के काम होते हैं, जो भी हमने पढ़ के आ रहे हैं वही सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यातायात के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए नगर होते हैं, ठीक है, जो पहचान जाते हैं कि भाई यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो सुविधाएं हैं वो बहुत अच्छी देखने को मिलती है, यहाँ पे पर्यटन घूमने के लिए आते हैं, इस तरीके से, ठीक है। और जो सर्विसेज है इस वाले क्षेत्र में बहुत अच्छी देखने को मिलती है। तो अलग अलग क्षेत्र अलग अलग जो है काम के लिए फेमस होते हैं। जैसे कि हमारे देश में जो केरल है वो पढ़ाई लिखाई के लिए और स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है ना। और पंजाब, हरियाणा, ये सारे जो क्षेत्र हैं ये खेती बाड़ी के लिए फेमस है, ठीक है। यूपी है, बिहार है, ये खेती बाड़ी के लिए बहुत फेमस है। तो हर एक जगह की अपनी अलग अलग खासियत होती है, ठीक है। उसके अलावा नगर और वैश्विक सुधार, यहाँ पे क्या है कि भाई जब हम नगर बसते हैं तो जैसे कि जब लोग नगरों में आते हैं, बसने लगते हैं आके, तो क्या होता है कि वहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है ना। गंदगी होने की वजह से क्या होता है, प्रदूषण फैलता है, ठीक है। लोगों के आपस में झगड़े होने लगते हैं, ठीक है, लड़ाई झगड़े होते हैं, अलगाववाद वाली फीलिंग आती है, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उसके लिए जो है प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती हैं। तो इसको भी हमें जो है सुधारने के ऊपर सोचना चाहिए कि भाई इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। सवाल यहाँ से नहीं बनेगा, ठीक है। सवाल जो हमने पीछे पढ़ लिया था यहाँ से बन सकता है, नगर के कार्य क्या होते हैं, या फिर नगरों का वर्गीकरण, इस पर बन सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा नया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।